हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आगामी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं आपको जो स्पेशल टॉपिक लेकर आया हूं, ये संपूर्ण पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। यह है भारत की संपूर्ण पंचवर्षीय योजनाओं का टॉपिक, जो वर्ष 1951 से 2012 तक अब तक भारत में जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई हैं, उसके बारे में एक ही क्लास में वन शॉट वीडियो लेकर आए हैं। तो इसमें सारी की सारी जो पंचवर्षीय योजना है, इस पर अपन अध्ययन करेंगे। आपने थंबनेल में देखा होगा कि पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई और पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किसने पेश की, 11वीं पंचवर्षीय योजना का फोकस क्या था। इस प्रकार से काफी सारे इसमें सवाल अंदर समाहित किए गए हैं। कौन कौन सी पंचवर्षीय योजना के क्या क्या उद्देश्य रहे, कौन सी योजना किस मॉडल पर आधारित है, योजना आयोग क्या है, नीति आयोग क्या है, ऐसे तमाम सवालों के जवाब आप इस क्लास से प्राप्त करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत ही रोचक और सारगर्भित लगेगी। जिस प्रकार से सभी भर्ती परीक्षाओं में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, पंचवर्षीय योजनाओं या आर्थिक विकास से संबंधित, तो इस टॉपिक पर अपना चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पर दिखाया गया पंचवर्षीय योजनाएं क्या है, तो ये योजनाएं सरकार का एक रोड मैप होती है। भारत सरकार जब देश आजाद हुआ तब से लेकर के आज तक किस प्रकार से देश का आर्थिक विकास और समृद्धि को धीरे धीरे सुचारू रूप से सुनिश्चित करती आई है, क्या क्या कठिनाइयां रही हैं, कौन कौन सी योजनाएं असफल रही, कौन कौन सी योजनाएं सफल रही, तो इन सारी बातों का इस अध्ययन किया जाता है। तो 5 वर्ष के अंतर्गत किए जाने वाले सरकारी प्रयास की योजना बनाई जाती है, उसको आप पंचवर्षीय योजना कहते हैं। योजना आयोग व नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो ये ऐसे सवाल आप जवाब देखेंगे कि 15 मार्च 1950 को नेहरू जी के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी और बाद में 1 जनवरी 2015 को इसको नीति आयोग के रूप में बदल दिया गया। तो नेहरू जी से लेकर के और आज तक जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, यहाँ तक किस किस प्रकार से योजनाओं के आधार पर सरकार ने गठन किया और कौन सी योजना के आधार पर विकास की क्या तीव्र गति या क्या रोड मैप देखा गया, इसका विचार यहाँ पर दिया है। भारत में यह विचार किस देश से ग्रहण किया है, या नाबार्ड की स्थापना कब हुई, किस योजना के तहत हुई, हरित क्रांति की शुरुआत किस योजना के अंतर्गत की गई। इस प्रकार तमाम सवालों के जवाब आप यहाँ पर देखेंगे। तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये क्लास लंबी चलने वाली है, आप बीच बीच में पॉज करके या रोक करके इसको पूरी क्लास को देख लें। जब भी आपको टाइम मिले 2 बार में 3 बार में ये पूरी क्लास देखें और सभी प्रश्नों के जो जवाब है उसको आप एक पेन कॉपी लेकर के नोट डाउन करते जाएं, क्योंकि आज की क्लास आपको कम से कम 2 नंबर पक्के कराने वाली है। अतः इसकी जो महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं या स्टार करता हूं, अंडरलाइन करने वाले पॉइंटों को आप नोट डाउन कर लें। इस प्रकार आज की क्लास रहने वाली है, तो ये बेहद ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्लास है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है पहली पंचवर्षीय योजनाएं। चलिए शुरुआत करते हैं। पंचवर्षीय योजनाएं, तो पंचवर्षीय योजनाएं अपना टॉपिक है आज का, पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वर्ष 1951 में देश के आर्थिक विकास को गति देने हेतु लाई गई थी। तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि नेहरू जी के द्वारा पहली बार पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई। लेकिन नरेंद्र मोदी की जो सरकार आई, इन्होंने देश के आर्थिक विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से योजना आयोग को समाप्त करके और इसकी जगह एक नए नीति आयोग का गठन किया। देखो यहाँ पर जो योजना आयोग है ना, इसको समाप्त कर दिया है मोदी सरकार ने। इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की थी। अब नीति आयोग क्या है कि वर्तमान में नीति आयोग के द्वारा आगामी रोड मैप तैयार करने के लिए या देश की आर्थिक गतिविधियों को निर्धारित करने के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं, वो नीति आयोग के द्वारा बनाई जाती हैं। पहले ये योजनाएं योजना आयोग के द्वारा बनाने होती थी और इसको राष्ट्रीय विकास परिषद इसको क्रियान्वित करती थी। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई। इसमें यह बताया जा रहा है कि भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो 1951 में शुरू हुई। तो वर्ष 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई साहब भारत की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा पेश की थी। भारत ने रूस देश से पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया था और जोसेफ स्टालिन जो रूस के प्रथम व्यक्ति थे, उन्होंने ही सबसे पहले सोवियत संघ में पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में ये कॉन्सेप्ट रखा था और पहली बार ये रूस में जोसेफ स्टालिन रखने वाले व्यक्ति थे और ये सन था 1928।
तो वर्ष 1928 में जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में ऐसे पहली पंचवर्षीय योजना को लागू किया था। इस पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य योजना आयोग का होता है और भारत में योजना आयोग का जो गठन है वो 15 मार्च 1950 को किया गया था। तो 15 मार्च 1950 से लेकर और आज तक जो भी योजनाएं बनी है केंद्र सरकार के द्वारा धीरे धीरे उन योजनाओं में इम्प्लीमेंट हुआ है, उसके बारे में इस अध्ययन में अपन पढ़ रहे हैं। तो ये यदि क्लास आपकी लंबी होने वाली है तो आप इसको बीच में रोक रोक करके एक दो बार में इस पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हैं और क्लास के जिस प्रकार आप नोट डाउन करते हैं तो ऐसे ही रजिस्टर में आप जो की पॉइंट है महत्वपूर्ण पॉइंट है उनके स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको नोट डाउन कर लें। जैसे कि योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। भारत के पहले प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते थे। पहले अध्यक्ष इसके जवाहरलाल नेहरू थे और पहले उपाध्यक्ष इसके गुलजार लाल नंदा थे। देखो हमको ये बात तो ध्यान रह जाती है कि योजना आयोग का अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री होता है, जो उस समय जो प्रधानमंत्री होता है वो योजना आयोग का अध्यक्ष भी होता है, लेकिन ध्यान रहे हमसे उपाध्यक्ष भी पूछे जा सकते हैं। तो पहले जब योजना आयोग का गठन हुआ था उस समय प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, इसलिए योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के अध्यक्ष थे। अब नेहरू जी ने जो पहले उपाध्यक्ष नियुक्त किए थे वो थे गुलजार लाल नंदा, ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम जो योजना बन रही है उन पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद देता है। अब राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है देखिए, ये जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी राष्ट्रीय विकास परिषद है, ये आपकी योजना आयोग में जितनी भी योजना बनी है उनको सुचारू रूप से क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी निभाता है। तो इसका गठन हुआ है 6 अगस्त 1952 को। इसको आप एनडीसी कहते हैं। तो एनडीसी का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य योजना आयोग के द्वारा लागू की गई सभी पंचवर्षीय योजनाओं को ठीक तरह से संचालित करना, उनको लागू करना, उनको क्रियान्वित करना था। इसका मतलब यह है कि योजना आयोग तो योजनाएं बनाता है और आपको लागू करने की जो जिम्मेदारी है वो राष्ट्रीय विकास परिषद की थी। तो दोनों ये आयोग और ये संस्था मिलकर के भारत में आर्थिक विकास की गति को मजबूत स्थिति देने में लगे थे। अब देखो साहब, मैंने ये बताया है कि जो पंचवर्षीय योजना थी 1951 से और भारत में 2017 तक जब ये योजना चली उसमें किस प्रकार से कौन कौन सी योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ है। तो इस स्लाइड में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं, तो आप इनको नोट डाउन करें। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने रजिस्टर में ऐसे कैसे इसको उतार लें। देखो पहली पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर जो पहली पंचवर्षीय योजना है इसमें अपन बता रहे हैं कि 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली साहब। अब ये जो 5 साल चले ना, इसमें आपके कृषि क्षेत्र पर विकास किया गया और जो जितने भी उस समय की तत्कालीन आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने हेतु जो भी परिस्थिति थी, जो उस परिस्थिति के आधार पर जो मॉडल या विकास का मॉडल अपनाया गया उस पर जोर दिया गया। फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्य अवधि है वो कार्यकाल है वो है आपके 1956 से 61 का। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना एक साथ बनी, तो ये तीनों बनने के बाद आप 5-5 साल के अंतराल में योजना बनती रही। लेकिन जब ये तीसरी पंचवर्षीय योजना पूरी हुई उसके बाद में पहली योजना अवकाश हो गया 1966 से 69 तक का। इसके बाद हम यह याद रखेंगे कि जो पहला योजना जो अवकाश आया है इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब सरकार आगामी 5 वर्षों की कोई योजना नहीं बनाए और हर साल का एक वार्षिक प्लान यानी वार्षिक योजना बनाती है, उस पूरे कालखंड को अपन योजना अवकाश कहते हैं। यानी कि अपन ने ध्यान दिया कि पंचवर्षीय योजनाएं जब यहाँ पर नहीं बनती है तो वहां पर पहली योजना अवकाश आया हुआ है। फिर हमने चौथी योजना देखी, तो 1969 से 1974 तक चौथी पंचवर्षीय योजना को क्रियान्वित किया गया और पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 पांचवी पंचवर्षीय योजना बनी। अब देखो फिर दूसरा योजना अवकाश आ गया। तो पहले आई थी तीसरी योजना अवकाश के बाद, और तीसरी योजना के बाद फिर दोबारा योजना अवकाश आया पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद। तो अब ये दूसरा आया ना योजना अवकाश, ये क्या होता है 1978 से 80 के बीच में आया हुआ है। फिर आई छठी योजना
छठी जो पंचवर्षीय योजना है 1980 से 85 के बीच आई, और सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 के बीच आई। फिर सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद भी तीसरी बार योजना अवकाश आ गया। इस प्रकार 1990 से और 92 के बीच में योजना अवकाश फिर चलता रहा। तो अब तक भारत में 3 बार योजना अवकाश हो गया। अब इसका प्रश्न आता है तो ये बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है योजना अवकाश को लेकर के। तो भारत में 3 बार योजना अवकाश आ चुका है, तो ये ध्यान रखें पंचवर्षीय योजनाओं के योजना अवकाश कब कब रहे, कौन कौन सी योजनाओं के बाद आए। तो ये एक बेहद इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो पहला जो योजना अवकाश था ना, ये आया था 1966 से 1969 के मध्य। दूसरा जो योजना अवकाश आया था, ये आया था 1978 से 1980 के मध्य। और तीसरा जो योजना अवकाश आया था, ये 1990 से 1992 के मध्य। इस प्रकार ये 3 बार योजना अवकाश भारत में आए थे। अब जो पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी उनके बाद आया था, तो ध्यान से देखो, पहला योजना अवकाश था ना, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद आया था। और दूसरा जो योजना अवकाश है, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद आया था। और तीसरा योजना अवकाश है वो 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद आया था। तो इस प्रकार याद रखना है, पहला, दूसरा, तीसरा और 3, 5, 7। तो ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आगे देखो साहब, पहली पंचवर्षीय योजना। अब आपकी जो पहली पंचवर्षीय योजना है ना, इसकी योजना अवधि पूछ रखी है कि पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में बता रहे हैं। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक थी। तो इस प्रश्न का पहला राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। इसके बाद पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, इस प्रश्न में आपसे मॉडल पूछा गया है। तो पहली पंचवर्षीय योजना है जो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ये थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर देखो, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास, यानी कि आप एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पर जो मॉडल आपने बनाया है उसका विकास करना इसका पहला प्राथमिक उद्देश्य था। तो यही पूछा गया है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषिगत विकास करना। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए। यहाँ पर ये पूछा गया है कि ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसमें 5 IIT स्थापित किए गए थे। तो अपन ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी जो 5 IIT स्थापित किए वो अपन ने पहली पंचवर्षीय योजना में ही स्थापित किए थे। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनके बारे में अपन को पढ़ना है, देखो साहब, पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। अब देखो सभी योजनाएं है ना 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक चलेंगी, यानी कि जो 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक चलेंगी, इसका मतलब ये एक वित्तीय वर्ष होता है। जिस प्रकार आपका कैलेंडर होता है ना जनवरी से दिसंबर तक, तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक जो आपका साधारण कैलेंडर होता है, ऐसे ही एक वित्तीय वर्ष होता है। तो वित्तीय वर्ष का जो कैलेंडर है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च उसका लास्ट क्लोजिंग डेट होता है। इसलिए 1 अप्रैल से योजना प्रारंभ होती है और 31 मार्च तक चलती है। तो अब यहाँ पर ध्यान दें, पहली जो पंचवर्षीय योजना है वो 1 अप्रैल 1951 से शुरू होती है और 31 मार्च 1956 तक चली थी सब। इस योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, यानी जो प्राइमरी सेक्टर का जो पहला आपका उद्देश्य था वो यही था कि सबसे ज्यादा जो विकास होगा वो कृषि क्षेत्र में किया जाएगा। तो कृषि को यहाँ पर प्राथमिकता ज्यादा दी गई थी। इसका उद्देश्य था कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना। यह योजना सफल रही थी तथा इस योजना की जो लक्षित वृद्धि दर है वो 2.1% थी, जबकि प्राप्त विकास दर है ना वो 3.6% थी। अब हमें ये भी बात ध्यान रखनी है साथ में कि कौन कौन सी योजना सफल रही, कौन सी योजना असफल रही। तो यहाँ पर आपसे ज्यादा भी नहीं, तो ये सफल व असफल वाला आपको ध्यान रखना बेहद आवश्यक है, क्योंकि आंकड़े भी यदि याद नहीं रहते कि विकास की दर कितनी थी या प्राप्त विकास की दर कितनी थी तो फिर भी काम चलेगा। लेकिन आप कम से कम इतना मोटा मोटा आइडिया याद रखें कि कौन कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं सफल हुई थी। अब इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक समझा देता हूं कि अपने यहाँ पर जो 12 पंचवर्षीय योजना आई है ना, उनमें 2 पंचवर्षीय योजना ऐसी है जो असफल रही थी।
तीसरी पंचवर्षीय योजना और नवी पंचवर्षीय योजना, ये दोनों पंचवर्षीय योजनाएं बेहद असफल रही थी। बाकी सभी पंचवर्षीय योजनाएं सफलता को प्राप्त किया था, तो सभी सफल योजनाएं रही थी। आगे देखो साहब, इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की वृद्धि दर्ज की गई थी। यहाँ ये बता रहे हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना सफल रही थी। इससे क्या हुआ कि नेशनल इनकम में, देश की राष्ट्रीय आय में 18% की वृद्धि दर्ज की गई और पर कैपिटा इनकम में यानी प्रति व्यक्ति आय में 11% की वृद्धि दर्ज की गई। इस योजना काल में सार्वजनिक उद्योगों के विकास की उपेक्षा की गई तथा इस मद में मात्र 6% राशि खर्च की गई। यहाँ ये याद रखना है, सार्वजनिक उद्योगों के विकास की यहाँ पर थोड़ी सी उपेक्षा की गई, क्योंकि इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो आपके एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे बढ़ाना था, इसलिए कृषि क्षेत्र पर ही सर्वाधिक जोर दिया गया। प्रमुख कार्य क्या क्या हुए साहब, पहली पंचवर्षीय योजना के ऐसे क्या महत्वपूर्ण कार्य थे, तो इसमें से भी एक सवाल निश्चित रूप से बनता है। तो यहाँ पर जो सवाल बनता है तो वो ये है कि इस योजना के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई, जैसे कि भाखड़ा लांगल परियोजना, एक दामोदर नदी घाटी परियोजना, एक आपकी व्यास परियोजना। तो पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इन सिंचाई परियोजना को शुरू किया गया था, जिसमें भाखड़ा लांगल परियोजना थी, दामोदर नदी घाटी परियोजना थी और व्यास परियोजनाएं जो आपके 1951 से और 1956 के बीच में बन करके तैयार हुई। इस आधार पर आप कहते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजनाओं में ये निर्माण कार्य पूर्ण हुए थे। अब आ गए साहब दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि है 1956 से 61 तक। अब 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना थी और 1956 से 1961 तक आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ए ऑप्शन। अब यहाँ पूछा गया है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। तो देखो, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ना वो तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और दूसरी पंचवर्षीय योजना है वो पीसी माल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी उत्तर रहेगा, ये ध्यान रखें। अब पहली का आपको हेराल्ड जो डोमर मॉडल था और दूसरी का होगा पीसी माल नोबिस मॉडल। अगला प्रश्न देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। यहाँ पर पूछा गया है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था औद्योगिक विकास। पहली पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो तो था कृषि विकास और दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था साहब आपका औद्योगिक विकास। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तर रहेगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखो साहब कि ऐसे क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो हमको याद रहने चाहिए। देखो भाई, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से शुरू हुई थी और 31 मार्च 1961 तक चली। इस दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था समाजवाद की स्थापना करना। यह योजना पीसी माल नोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों में एक राष्ट्रीय आय यानी देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है और 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में जो हमारे देश की नेशनल इनकम थी इस राष्ट्रीय आय में लगभग 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अर्थात दूसरी जो योजना थी इसमें पीसी माल नोबिस साहब ने 25% की विकास दर यानी कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था इनके द्वारा। अब जो आपके राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि दर्ज करने का जो लक्ष्य रखा है ना उसके लिए जो विकास की दर है वो क्या रहेगी, तो लक्षित जो विकास की दर है जो वृद्धि दर है वो 4.5% थी, जबकि वास्तविक विकास की जो दर है वो इससे थोड़ी कम 4.27% थी। ये क्या होता है, ये ऐसे होता है जिस समय अपन योजना बना रहे हैं ना उस समय विकास की दर क्या सोचते हैं, तो उस समय विकास की दर सोची गई है वो 4.5% थी, लेकिन जब योजना पूरी हुई 5 साल पूरे हुए उसके बाद में विकास की दर वास्तव में कितनी प्राप्त हुई, कितने हम टारगेट तक पहुंच पाए, तो वो टारगेट था 4.27%। इस प्रकार लगभग अपन टारगेट के समीप पहुंच चुके थे। इस आधार पर कह सकते हैं ये योजना एक सफल योजना थी। अब इसमें क्या काम हुआ साहब, इस योजना में बाहरी उद्योगों
खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई। साथ ही इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय को 24% की राशि व्यय की गई। सार्वजनिक क्षेत्र में जो पब्लिक सेक्टर के जो उपक्रम है वो लगा रहे थे, तो उसके खर्चे में 24% राशि व्यय की गई थी। द्वितीय प्राथमिकता दी गई थी, यानी कि जो दूसरी प्राथमिकता है वो यातायात व संचार को दी गई थी। तो यहाँ पर ये ध्यान रखें, पहली प्राथमिकता में भारी उद्योग खनिजों को जो कि, और दूसरी प्राथमिकता में दी गई थी यातायात और संचार पर, जिस पर कितनी राशि है, 28% राशि व्यय की गई थी। अनेक महत्वपूर्ण उद्योग जैसे कि भिलाई, राउरकेला, ये भिलाई छत्तीसगढ़ में, राउरकेला आपके उड़ीसा में और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। तो ये तीन आपके जो बड़े बड़े इस्पात कारखाने, लोहा इस्पात कारखाने हैं, तो ये स्टील प्लांट स्थापित किए गए थे। तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के कुछ महत्वपूर्ण काम है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया था। तो थोड़ा ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है ना, वो आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भारत की विस्तृत अर्थव्यवस्था को अपनाया कब था, इसमें यह प्रश्न पूछा जाता है। तो भारत ने अपनी मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने का जो काम किया है वो दूसरी पंचवर्षीय योजना में किया है। तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है उसमें अपन ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया था। तो ध्यान रहे, भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो ये अपना जो प्रश्न है तीसरी पंचवर्षीय योजना को लेकर, इसमें बताना है कि इसकी अवधि क्या थी। तो हमने पढ़ा 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना, 1956 से 1961 तक आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना, और 1961 से 1966 तक आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना चली थी। इस प्रकार आपके 5-5 साल के अंतराल में ये हम देखते आ रहे हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। आगे देखो, तीसरी पंचवर्षीय योजना है ना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखो, पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कृषि विकास और दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था औद्योगिक विकास। अब यहाँ पर क्या था, तीसरी पंचवर्षीय योजना का था आत्मनिर्भरता के साथ कृषि और उद्योगों का विकास करना। तो ये इसका उद्देश्य था। पहली का उद्देश्य था कृषि विकास, दूसरी का उद्देश्य था औद्योगिक विकास। लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमने शुरुआत के जो दो उद्देश्य चुने थे ना, उन दोनों पर ही काम किया, यानी कि कृषि क्षेत्र पर भी काम किया और उद्योग क्षेत्र पर भी काम किया। इसलिए ये थोड़ा बड़ा उद्देश्य रख दिया गया। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, तो वो टारगेट क्या था, आत्मनिर्भरता, कृषि और उद्योगों का विकास करना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। देखो, ऐसी पंचवर्षीय योजना आपके तीसरी पंचवर्षीय योजना है, क्योंकि अभी अपन पिछले पढ़ लिया है कि हमने जो भिलाई स्टील प्लांट है, राउरकेला स्टील प्लांट है या दुर्गापुरा स्टील प्लांट है, इन तीनों जो आपके आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की जो स्थापना हुई वो तो आपके दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुई। लेकिन सोवियत संघ के सहयोग से या रूस के सहयोग से जो आपके तीसरी पंचवर्षीय योजना है, उसमें झारखंड के बोकारो नामक स्थान पर ये स्टील प्लांट लगा था। तो ये ध्यान रखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो ये इसका हो गया बी ऑप्शन। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति की शुरुआत की गई। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, हरित क्रांति की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई। तो ध्यान रहे कि आपको तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति की शुरुआत हमने की थी। तो इसका प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जमीनी स्तर पर या ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई। देखो, अभी जो पंचायती राज के चुनाव होंगे ना, वो आपके जमीनी स्तर पर या ग्रास रूट लेवल पर माने जाते हैं। यानी लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण में ऊपर वहां से जो आपके संसद के सदस्य चुनते हैं, नीचे फिर राज्य विधानसभा के सदस्य चुनते हैं, और नीचे जब आपके पंचायती राज संस्थाओं में जिन सदस्यों का या जिन प्रत्याशियों का चुनाव किया जाता है, तो इसको बोलते हैं लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण। यानी कि आप ग्रामीण स्तर पर, जमीनी स्तर पर जो ग्रास रूट लेवल है वहां पर पंचायत शुरुआत कर रहे हैं। इसकी कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरुआत हुई थी, तो ये पूछा गया है। तो ध्यान रहे, तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल योजना माना जाता है। अब तक तो हम पढ़ रहे थे सफल योजना। तो पहली पंचवर्षीय योजना सफल रही थी,
जैसा हमने पढ़ा है, पहली पंचवर्षीय योजना सफल रही थी, इसके बाद हम दूसरी पंचवर्षीय योजना वो सफल रही थी। अब आ गई हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना, तो ये क्या थी? असफल थी, ये सफलता के मापदंडों पर खरी नहीं उतरी, तो ये सबसे असफल योजना मानी गई थी। तो ये हमारे तीसरी पंचवर्षीय योजना आपके सबसे असफल योजना, तो ऑप्शन सी उसका राइट आंसर है। अब देखो, इसको असफलता के कारणों की जब हम बात करें तो ये असफल क्यों रही थी, इसमें 2-3 बड़े कारण मैं आपको बताता हूं कि पहले तो 1962 का युद्ध हो गया, फिर 1965 का युद्ध होगा। अब पहले हम भारत पाकिस्तान के साथ, फिर भारत चीन के साथ जब युद्ध लड़ते हैं, इसके बाद एक आ गया व सूखा अकाल। अब सूखा अकाल भी अगले ही वर्ष आ गया, तो ये जो 3 साल है ना, ये हम बड़े प्रभावित रहे। अब किसी योजना में 5 साल में से 3 साल तो अपन इसी प्रकार से मतलब शांति सुरक्षा में या अकाल राहत कार्यक्रम चलाने में निकाल दें, तो विकास कब होगा? इस आधार पर कह सकते हैं। एक क्या हुआ था कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य रखा था ना, वो भी थोड़ा बड़ा रख दिया था। कैसे बड़ा रखा कि पहली पंचवर्षीय योजना में हमने केवल विकास रखा था कृषि का, कि भाई कृषि क्षेत्र को हम विकसित करेंगे, ऐसा लक्ष्य था पहली पंचवर्षीय योजना में, इसलिए ये सफल रही। दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने लक्ष्य रखा था औद्योगिक क्षेत्र को या उद्योगों को बढ़ावा देंगे, लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों को ही टारगेट किया गया था, ये बड़ा लक्ष्य हो गया था, तो हम लक्ष्य प्राप्ति से दूर रहे, इसलिए कह सकते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना सबसे असफल योजना मानी जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए इसके बारे में। इंपॉर्टेंट फैक्ट, इस योजना की असफलता का जो मुख्य कारण है ना, वो एक तो था भारत और चीन का युद्ध 1962 वाला, फिर भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 वाला। तो ये 2 बड़े युद्ध हो गए थे इसी योजना के कालखंड में। इस समय अवधि के मध्य में भारत चीन युद्ध हुआ 1962 में और भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ 1965 में। इसके बाद सूखा और अकाल पड़ा, तो ये अभूतपूर्व सूखा अकाल पड़ा ये 1966 में। इस प्रकार ये बहुत बड़े इफेक्टिव कारण रहे, इसलिए हमारी जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है ये आपके असफल रही थी। किस योजना की विफलता यानी असफलता कहें या विफलता कहें, विफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश की घोषणा करनी पड़ी। अब देखो, योजना अवकाश की घोषणा करनी पड़ी तो ऐसा पहली बार तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था कि जिन जिन हमने योजनाओं में क्रियान्वित किया है, जो योजना हमने चलाई, तो वो हर योजना 5 साल के लिए चालू की गई थी। जैसे 1951 से योजना बनी, फिर 5 साल बाद 1956 में योजना बनी, फिर 5 साल बाद आपके 1961 में, लेकिन वो योजना चली थी 66 तक। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद आ गया योजना अवकाश, तो यहाँ पर ये पूछा है, तो ये योजना अवकाश रहा था ना, ये 1966 से लेकर के 1969 तक 3 साल तक चला था योजना अवकाश। इसमें वार्षिक प्लान बनाए थे, तो वो वार्षिक प्लान 1966 से 67 के लिए था, एक अगले वर्ष 67 से 68 के लिए था, एक उससे अगले वर्ष 1968 से 1969 के लिए था। इस प्रकार इन 3 वर्षों में अलग अलग वार्षिक योजनाएं बनाई गई, लेकिन पंचवर्षीय योजना की आधारशिला नहीं रखी गई, इसलिए इसको कहा जाता है योजना अवकाश। तो ये किस योजना के बाद हुआ, तो याद रखेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद अपने यहाँ पर योजना अवकाश हुआ था। तो ये पहला प्रथम योजना अवकाश है। तीसरी पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखो साहब। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है ये 1 अप्रैल 1961 से शुरू हुई और 31 मार्च 1966 तक चली साहब। इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना और स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचना था। यानी जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसका जो उद्देश्य था ना, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि दोनों क्षेत्रों का विकास करना, कृषि क्षेत्र में विकास करना और औद्योगिक क्षेत्र में विकास करना, इसका मतलब उद्देश्य तो बड़ा मजबूत था कि हम पूरी तरह से भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। लेकिन अब ये उद्देश्य हमसे प्राप्त नहीं हो पाया, इसलिए अपन ने कहा तीसरी योजना असफल योजना थी। यह योजना अपने लक्ष्य 4.6% की वृद्धि दर को प्राप्त करने में असफल रही थी। अब देखो, टारगेट तो क्या रखा हुआ है, 4.6% की वृद्धि दर, तो वृद्धि दर 5.6% की रखी गई, लेकिन प्राप्त करने में कितना प्राप्त हुआ, 2.4% प्रतिवर्ष की दर से प्राप्त कर पाए। इस प्रकार कृषि और उद्योग दोनों को यदि प्राथमिकता दे रहे हैं, तो इस रूप से हमने कहा कि 2 बड़े टारगेट इसमें सेट कर दिए गए थे, इसलिए हमारी जो विकास की दर है वो कम रही थी, मात्र 2.4% रही थी।
अब देखो, तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के बाद भारत सरकार को योजना अवकाश की घोषणा करनी पड़ी। तो योजना अवकाश की जो घोषणा कर रहे हैं ना, वो आपके तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के बाद ही भारत सरकार को योजना अवकाश की घोषणा करनी पड़ी। अब ये जो योजना अवकाश का जो टाइम पीरियड चल रहा है, इसमें 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 के समय पर 3 अलग अलग वार्षिक योजना हमने बनाई थी। कारण क्या रहा? कारण ये था साहब, भारत और चीन का युद्ध हुआ 1962 में, फिर भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ 1965 में, और अगले ही वर्ष अपन ने सूखे या अकाल से भयंकर त्रासदी झेली थी। इस कारण यहाँ पर योजना अवकाश को शामिल करना पड़ा और पंचवर्षीय योजना नहीं बन पाई। पहला योजना अवकाश कब था? तो जो पहला योजना अवकाश है ना, वो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद आया था। तो ध्यान रहे, जो पहला योजना अवकाश है, ऐसे ही प्रश्न आएंगे कि पहला योजना अवकाश कब था या पहला योजना अवकाश कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद आया था। तो ध्यान रहे, 1966 से 1969 तक पहला योजना अवकाश रहा था। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न देखो, तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के बाद कितने वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजनाएं बनाई गई? जब तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हो गई, विफल हो गई, उसके होने के बाद कितने वर्षों के लिए हमने वार्षिक योजनाएं बनाई? हमने जो ईयरली प्लान बनाया, वार्षिक प्लान बनाया, वो कितने वर्षों के लिए बनाया, ये पूछा है। तो यहाँ पर 3 वर्षों के लिए हमने ईयरली प्लान बनाया, तो ये याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर। अब योजना अवकाश से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखो साहब। योजना अवकाश की इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। इस योजना अवकाश की अवधि में कृषि तथा उससे संबंधित क्षेत्र, उद्योग को समान प्राथमिकता दी गई। यानी कि कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र, इसका मतलब क्या समझे कि प्राथमिक सेक्टर, उद्योग यानी कि सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक उद्योग, कि इसकी हमने प्राथमिकता यहाँ पर दी थी। योजना अवकाश का प्रमुख कारण भारत पाक संघर्ष तथा सूखे के कारण संसाधनों में कमी आ गई और मूल्य स्तर में वहां पर वृद्धि हो गई। तो ये भी एक बड़ा कारण वहां पर रहा था। अब आगे चौथी पंचवर्षीय योजना। अब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, वो थी आपके 1969 से 74 तक। 1969 से 1974। तो याद रहे, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्तर। चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो जो इसका मुख्य उद्देश्य था ना, वो था आपके स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, कृषि और सिंचाई पर महत्व। यानी कि हम जो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, वो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, उसके आधार पर कृषि और सिंचाई का विकास बढ़ता रहे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कि स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता और कृषि तथा सिंचाई का महत्व चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। आगे देखो, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी? यहाँ ध्यान रखना है, केवल यहाँ कृषि वृद्धि दर पूछी है, या ना तो राष्ट्रीय वृद्धि दर पूछी है, लक्षित पूछी है, या केवल कृषि वृद्धि दर पूछी है। तो कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक किस योजना के अंतर्गत रही थी? तो वो रही थी आपके चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सर्वाधिक कृषि वृद्धि दर दर्ज की गई थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर रहेगा साहब। किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? यानी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था? इस प्रश्न में ये देख रहे हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो चौथी पंचवर्षीय योजना है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और उन्होंने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपके डी ऑप्शन है। किस पंचवर्षीय योजना में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया? तो जो सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम DPEP जो चल रहा है, अब ये कौन सी पंचवर्षीय योजना से चल रहा है, यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर भी चौथी पंचवर्षीय योजना में ये सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी उत्तर रहेगा भाई। किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई? जो आपका इसरो है ना, अंतरिक्ष अंतरराष्ट्रीय संगठन, इसके बारे में पूछा गया इसरो। तो इसरो की जो स्थापना की गई, ये कौन से उसमें की गई है, यहाँ पूछा है। तो ये आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना है,
जिसमें आपने इसरो की स्थापना की गई थी, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके चौथी पंचवर्षीय योजना है। आपको कमेंट में बताना है कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, इसरो का हेडक्वार्टर किस शहर में स्थित है। चौथी पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। देखो, चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 शुरू हुई और 31 मार्च 1974 तक चली साहब। इसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था तथा इसके माध्यम से पिछली विफलताओं में सुधार करने का प्रयास भी किया गया था। तो ध्यान रहे, चौथी पंचवर्षीय योजना है वो इंदिरा गांधी जी के कालखंड में आई थी, उनका कार्यकाल चल रहा था। अब ये किस आधार पर आधारित थी, तो ध्यान रहे गॉडगिल फॉर्मूले पर आधारित। चौथी पंचवर्षीय योजना गॉडगिल फॉर्मूले के आधार पर थी, जो स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर बहुत अधिक जोर दे रहे थे। तो गॉडगिल फॉर्मूले के आधार पर स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर बहुत जोर दिया गया था। सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण और हरित क्रांति में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने की और जोर दिया था। तो ये भी आपके इस चौथी पंचवर्षीय योजना में ही टारगेट किया था। इस योजना की लक्षित वृद्धि दर 5.7% थी, जबकि वास्तविक जो विकास की दर रही वो आपके 3.4% थी। ये आपकी थी ये योजना। अब आती है आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी उसकी अवधि क्या थी, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1974 से 1978 तक। तो देखो, ये जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है ना, ये आपके 1974 से 1978 तक चली। इसका जो कालखंड है ना वो आपके 4 वर्ष का ही है। ध्यान रखना है, पांचवी पंचवर्षीय योजना कितने वर्ष चलती है, 4 वर्ष चलती है, 74 से 78 वर्ष तक चलती है ऐसे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी उत्तर रह जाएगा कि पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, तो 1974 से 1978 थी साहब। 1974 से 1978 थी। अगला प्रश्न देखो, पांचवी जो पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल, ये पांचवी पंचवर्षीय का मुख्य उद्देश्य था। अब पांचवी पंचवर्षीय योजना आई उस समय भारत में अलग अलग प्रकार के विकास की रफ्तार पर जोर दिया गया कि भाई एग्रीकल्चर क्षेत्र में विकास किस प्रकार होगा, प्राइमरी सेक्टर के अलावा फिर सेकेंडरी क्षेत्र यानी औद्योगिक क्षेत्र में विकास किस प्रकार होगा। तो ये जब अलग अलग क्षेत्रों पर जोर दे रहे हैं तो आत्मनिर्भरता वाले कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देने पर बल दिया जा रहा है। साथ में गरीबी का उन्मूलन करने का सरकार का प्रमुख टारगेट था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर। आगे देखो, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीब हटाओ का नारा दिया। देखो यहाँ पर पूछा है पहली बार गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया था, तो इसका उत्तर आएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया था और ये नारा देने वाली थी इंदिरा गांधी। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपके राइट आंसर में ध्यान रखो साहब ऐसे। तो ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर, पांचवी पंचवर्षीय योजना। आगे देखिए, कौन सी पंचवर्षीय योजना को केवल 4 साल ही चलती थी, यानी ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो केवल 4 साल ही चली थी, तो ऐसी योजना है पांचवी पंचवर्षीय योजना। ध्यान रहे, वैसे तो ये पांचवी क्रम अनुसार तो कौन सी योजना है, पांचवी पंचवर्षीय योजना है। पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो 5 साल थी, लेकिन ये जो आपके 5वें नंबर की जो पंचवर्षीय योजना है ना, ये केवल 4 साल ही चल पाई। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब 4 साल क्यों चल पाई, यह ध्यान रखो। 1977 में जब चुनाव हुए थे ना, तो प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी और प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये इंदिरा गांधी जी की सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को बंद कर देते हैं, उनको खारिज कर देते हैं और इस प्रकार अपनी खुद की रोलिंग प्लान या एक नई योजना लाते हैं, वार्षिक योजना चलाते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, इसलिए ये योजना मात्र 4 साल चली थी, केवल 4 साल चली थी साहब। तो राइट आंसर ऑप्शन सी ऑप्शन। किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी। हमारे देश में जो सड़क मार्ग है, राजमार्ग है, इसके विकास करने के लिए भारतीय राजमार्ग सड़क प्रणाली की शुरुआत की गई है। तो ये कार्य भी आपके पांचवी पंचवर्षीय योजना से शुरू
हो गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी उत्तर रहेगा साहब। पांचवी पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, ये देखो साहब। तो जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है ना, ये 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक चली थी। तो 74 से और 78 तक चली, इसका मतलब ये 4 वर्ष चली। तो 4 ईयर इसका याद रखेंगे साहब। 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया। इसके बाद केंद्र सरकार ने बिजली उत्पादन और पार श्रेणी के क्षेत्र में प्रवेश कर लिया। यानी कि हमने विद्युत उत्पादन आपूर्ति का जो अधिनियम है ना, उसमें संशोधन कर लिया। उसके बाद केंद्र सरकार ने बिजली का उत्पादन शुरू कर दिया। यहाँ पर ये बात बताइए, अब ये जो संशोधन हुआ ना, ये कब हुआ? 1975 में हुआ है, इतना ध्यान रखो। इस योजना के पहले वर्ष में शुरू किया गया न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम यानी मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। जो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम है, उसका मतलब है कि मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, जिसका मुख्य बुनियादी उद्देश्य था कि न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान करना, कि हर व्यक्ति के लिए कुछ न्यूनतम आवश्यकताएं वो तो मूलभूत सुविधाओं के साथ में उपलब्ध होनी चाहिए। तो इसका मुख्य बुनियादी उद्देश्य यही था। अब इसको कहा गया था एमएनपी यानी मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। जो एनएनपी है ना, इसके डीपी दर द्वारा तैयार किया गया मॉडल था। तो ये कई बार पूछा जाता है कि एनएनपी को टारगेट करने वाले या एनएनपी को तैयार करने वाले, मॉडल तैयार करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो डीपी दर थे। तो यहाँ पर ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लक्षित विकास दर 4.4 और वास्तविक विकास दर रहती 4.8%। जो हमने सोची थी ना, उससे भी ज्यादा विकास दर यहाँ पर प्राप्त हुई थी, ये ध्यान रखेंगे। वर्ष 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया था। जो ये योजना चलती आ रही थी, इस योजना को अपन ने खारिज कब किया है? तो 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार आ गई। मैंने बताया ना कि मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं। अब तक जो इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, अब तक तो प्रधानमंत्री बनते आ रहे थे कांग्रेस की तरफ से। अब पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई ने आकर के इस योजनाओं को खारिज कर दिया और ये सारी की सारी जो पंचवर्षीय योजनाएं बंद कर दी। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री का नाम याद रखेंगे, मोरारजी देसाई। अब दूसरा योजना अवकाश आ गया साहब। दूसरा योजना अवकाश की जो अवधि है ना, वो क्या थी? तो दूसरे योजना अवकाश की अवधि थी 1978 से 80 के बीच में। यानी कि जब पहली बार योजना अवकाश आया था ना, वो तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद आया था, 1966 से 1969 के बाद। तो ये तो था पहला योजना अवकाश, कि वो आपसे पूछा जा सकता है 1966 से और 1969 के मध्य। ये तो था आपका पहला। अब जो दूसरी बार योजना अवकाश आ रहा है ना, ये आ रहा है 1978 से और 1980 के मध्य। ये आपका दूसरी बार योजना अवकाश था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर। पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद आया दूसरी बार दूसरी योजना अवकाश। तो देखो ये रहा, मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को बंद करके वार्षिक योजना बनाने का प्लान किया, यानी वार्षिक योजना चलाई थी। इस प्रकार दूसरा योजना अवकाश हुआ था। आगे देखिए भाई, छठी पंचवर्षीय योजना। छठी जो पंचवर्षीय योजना है, उसकी अवधि थी, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो हमको ये 29 प्रश्न क्या जानकारी दे रहा है कि छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो भाई छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1980 से 85। 1980 से 1985 के बीच में छठी पंचवर्षीय योजना क्रियान्वित की गई। आगे देखो भाई, छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य था ना, वो ये था कि आपके गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि करना, यानी गरीबी को कम करना और रोजगार में वृद्धि करना। अब ये अपन समझते ही है कि जब गरीबी आपसे कम हो जाएगी तो रोजगार में वृद्धि होने से होगी। धीरे धीरे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, रोजगार के साधन बढ़ेंगे तो रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो प्रति व्यक्ति इनकम बढ़ेगी, जिससे कि देश की गरीबी कम होगी। तो ये ऐसा उद्देश्य आपके छठी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित किया गया था। तो इसके प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना में
समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि विकास ग्रामीण विकास बैंक, जिसको आप नाबार्ड कहते हैं ना, इसकी स्थापना हुई थी। तो ये बहुत बार पूछा जाता है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो प्राथमिक क्षेत्र में लोन देने या पुनर्वित्त का काम करने वाली संस्था होती है नाबार्ड। नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है ना, वो आपके मुंबई में है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आपके मुंबई में है। तो इसकी स्थापना हुई थी शिवरमन समिति की सिफारिश पर, और उस समय योजना जो चल रही थी, उस समय योजना की अवधि थी छठी पंचवर्षीय योजना। तो नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के तहत आपके की जाती है। अच्छा, यह समिति का भी ध्यान रखेंगे, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई, तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की जाती है। तो दोनों प्रश्न याद रखेंगे आप। किस पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम को शुरू करने के लिए बल दिया गया या परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया? तो ऐसी योजना थी आपकी छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना के तहत हमने सरकार के द्वारा क्या प्रयास देखे कि यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण करने के मतलब योजना बनाई गई थी। तो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कैसे दिया है, इसके लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया था। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम के माध्यम से जनसंख्या को नियंत्रण करने का जो टारगेट किया गया था, वो थी आपकी छठी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन डी उत्तर। किस पंचवर्षीय योजना में मूल्य नियंत्रणों को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत रेखांकित की गई थी? तो ऐसी योजना थी आपकी छठी पंचवर्षीय योजना, जिसमें आपका ये आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई थी। और छठी पंचवर्षीय योजना इसका राइट आंसर है। छठी पंचवर्षीय योजना। आगे देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में नेहरूवादी समाजवाद के अंत रूप को देखा गया? यानी हम ये बता रहे हैं कि नेहरू जी की जो समाजवादी विचारधारा थी, वो अंतिम रूप से कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत देखी गई? तो वो थी साहब आपके छठी पंचवर्षीय योजना। इसमें नेहरू जी के जो नेहरूवादी समाजवाद की विचारधारा थी, उसको अंतिम रूप से देखा गया। ये एक बार परीक्षा में प्रश्न आया था, इसलिए ये आपका प्रश्न यहाँ पर ले लिया गया है। तो 34वें का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी उत्तर, छठी पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ रोलिंग प्लान, देखो ये प्रारंभ पूछा है, किस पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ रोलिंग प्लान जो जनता पार्टी की सरकार द्वारा बनाई गई थी, उसको समाप्त करके किया गया? इसका मतलब क्या समझे कि जो भारतीय जनता पार्टी थी ना, उसके द्वारा हर वर्ष रोलिंग प्लान बनाए जाते थे, वार्षिक एक योजना होती थी रोलिंग प्लान, उसको समाप्त करके एक नई पंचवर्षीय योजना शुरू की गई, वो पूछी जाती है। तो जनता पार्टी के तो होते थे रोलिंग प्लान, उसको समाप्त करके आपकी छठी पंचवर्षीय योजना को शुरू किया गया था। तो ये आपसे पूछा जाता है कि छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत आपके रोलिंग प्लान को समाप्त करके की गई थी। ये आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर। किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया था? तो जो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम था, इसकी शुरुआत हुई थी आपके छठी पंचवर्षीय योजना से। तो ये भी आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि समन्वित जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत अपने छठी पंचवर्षीय योजना से हुई थी। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखो भाई। फिर छठी पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, लक्षित जो विकास दर है वो आपके 5.2% और वास्तविक जो विकास दर है वो आपके 5.7% थी, जिसका अर्थ है कि यह पंचवर्षीय योजना एक सफल योजना रही थी। अतः जो छठी पंचवर्षीय योजना है, उससे आपको जो इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या याद रखने हैं कि इसकी लक्षित विकास दर क्या है, तो वो है आपके 5.2% और वास्तविक विकास दर है वो आपके 5.7%। इसका मतलब ये पूर्ण रूप से एक सफल योजना रही थी, ये आपको ध्यान रखना है। अब आती है सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो 37वां प्रश्न है सातवीं पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड कि सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो ध्यान रहे, जो सातवीं पंचवर्षीय योजना थी ना, इसकी अवधि थी 1985 से 1990। तो 5 सालों की ये योजना थी। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1985 से 1990 ये योजना की अवधि थी साहब।
अब सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, हमसे ये पूछा जाएगा। हमेशा हमको दो सवाल बड़े कॉमन में लगे होंगे कि एक तो आपकी अवधि क्या थी, एक आपका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो जब कभी भी सवाल परीक्षा में पंचवर्षीय योजनाओं के पूछे हैं ना, तो यही सवाल बार बार रिपीट हुए कि कौन सी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है और उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, और उसके बाद में वो सफल रही या असफल रही, ये तीसरी बात आपको पीछे याद रखनी है। तो ये दो तीन मोटी मोटी जानकारी आपको सभी योजनाओं के आधार पर याद रखनी है। तो आप नोटबुक में जब नोट डाउन करें तो एक रजिस्टर के पन्ने में एक तरफ को सारी पंचवर्षीय योजना लिख दें। जैसे आपने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी ऐसे 12 की 12 पंचवर्षीय योजना लिख दी, इसके सामने लिखे उसका उद्देश्य। तो आपने ये सारा उद्देश्य लिख दिया कि पहली योजना का क्या उद्देश्य था, दूसरी का क्या उद्देश्य था, ऐसे 12 सभी पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य लिख दे। फिर उस पंचवर्षीय योजना में सफल, असफल, सफल, असफल ऐसे लिख दें। तो ये हो गया। तो इस प्रकार आप एक नया रजिस्टर में आप एक नए तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं और आपको सभी जो पंचवर्षीय योजना है वो आपको एक ही पन्ने पर उनकी सभी समस्त जानकारी प्राप्त हो जाएंगी। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था ना, वो था रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य का विकास करना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, इतना आप याद रखो। कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई? देखो ये ध्यान से, अब तक जितनी भी पंचवर्षीय योजना चली आ रही थी ना, वो आपने कैसे पढ़ा कि भाई हमने नेहरू जी के समय की योजना पढ़ ली, फिर हमने इंदिरा गांधी जी के समय की योजना पढ़ ली, बीच में जनता दल की सरकार आई थी और हमने मोरारजी देसाई वाली रोलिंग प्लान पढ़ लिए। लेकिन अब जो योजना है ना, ये आपकी आई है सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना राजीव गांधी की सरकार के समय की योजना है। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल दौरान प्रस्तुत की गई योजना थी, तो वो आपके सातवीं पंचवर्षीय योजना थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये थोड़ा आप ध्यान रखें। अब ये इंपॉर्टेंट समिति पूछी जाइए, लकड़वाल समिति का संबंध। देखो ये कई बार तो पूछी जाती है, समिति का संबंध किससे है? तो लकड़वाल जो समिति है ना, इसका गरीबी निवारण से संबंध है, एक तो ये ध्यान रखो। दूसरा प्रश्न क्या है कि ये सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना द्वारा शुरू हुई है? तो कौन सी योजना के दौरान हुई थी? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लकड़वाल समिति का गठन किया गया था। इस योजना का उद्देश्य यह था कि गरीबी की माप करना, कि भारत में बढ़ रही गरीबी के मापदंडों के आधार पर ये योजना बनाएंगे। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना का मूल आधार जो गरीबी को दूर करना था, गरीबी के माप के आधार पर नई योजनागत उद्देश्य टारगेट सेट करने थे। इसके लिए एक समिति बनाई गई थी, लकड़वाल समिति। तो ये कई बार परीक्षा में सवाल रिपीट हुआ है। मैंने भी ये सवाल यहाँ इसलिए लिया है कि आपसे यहाँ पर दो सवाल हो जाएंगे। एक तो लकड़वाल समिति का संबंध किससे है, यह सवाल पूछा जा सकता है। एक कौन सी योजना के तहत इसका गठन किया गया? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के तहत इसका गठन किया गया। तो ये दो सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आप याद रखें। किस पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था? यानी कि सातवीं जो पंचवर्षीय योजना थी ना, इसी में काम के बदले अनाज योजना शुरू की गई थी और साथ में नारा दिया गया था कि भोजन करें, काम करें और उत्पादन करें। उत्पादन यानी कि जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो देश की जीडीपी बढ़ेगी। देश की जब जीडीपी बढ़ती है तो देश की ऑल ओवर जो डेवलपमेंट है या ऑल ओवर जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ती है। इसका मतलब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। तो सरकार का ये फिक्स टारगेट था कि भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया जाए और काम के बदले अनाज योजना यहाँ पर चलाई गई थी। तो वो पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था, तो वो सातवीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा होती थी। तो यहाँ याद रखें सातवीं पंचवर्षीय योजना, सी इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी याद रखना है। किस पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसा महत्वपूर्ण रोजगार परक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? देखो अब जैसे ये इस समय चल रहा है ना मनरेगा, आपने सुना है नरेगा या मनरेगा, जो एक रोजगार परक कार्यक्रम है। ऐसे ही पहले भी कार्यक्रम समय समय पर चलते हैं, हर सरकार ने अपने समय समय अनुसार कार्यक्रम चलाए। तो जवाहर रोजगार योजना एक चलती थी जो रोजगार परक कार्यक्रम आयोजित करती थी। अब उस योजना की शुरुआत है ना वो सातवीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो इस प्रकार आप ध्यान रखें कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस योजना का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखो। सातवीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं? पहला तो ये योजना की अवधि पूछी जा सकती है। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना
1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक चली। तो 5 सालों का कार्यकाल इसने पूर्ण किया। इस पंचवर्षीय योजना में प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादन के स्तर में सुधार पर जोर दिया गया। यहाँ पर क्या हुआ, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तो राजीव गांधी टेक्नोलॉजी में बहुत विश्वास रखते थे। इनका मानना था 21वीं सदी का भारत है ना, वो टेक्नोलॉजी से युक्त होगा, यानी कि कंप्यूटर या कंप्यूटर आधारित जितनी भी आपसे इकाइयां हैं उनके माध्यम से यदि उत्पादकता पर जोर दिया जाए तो निश्चित रूप से हमारे देश का उत्पादन बढ़ेगा और हमारे देश की विकास की रफ्तार तेज होगी। इस आधार पर यह प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के उपयोग के माध्यम से उत्पादकता पर जोर दिया गया और साथ में ये उत्पादन बढ़ा भी। जब हमने देखा कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के जो निर्धारित टारगेट के जो लक्ष्य थे वो हमने पूरे किए, तो ये एक सफल योजना मानी गई। इसमें देखो गरीबी विरोधी कार्यक्रमों, यानी जहां गरीबी को दूर करें, यानी गरीबी के विरोध में कार्यक्रम शुरू किए गए थे और आधुनिक प्रौद्योगिकी नवीन तकनीकों के आधार पर एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। तो ये एक विजनरी डिसीजन था प्रधानमंत्री राजीव गांधी का कि भाई हम 21वीं सदी में भारत को कैसा देखना चाहते हैं, तो ऐसी एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाने पर यहाँ विशेष जोर दिया गया था। और उनकी जो टारगेट डेवलपमेंट रेट थी ना, वो थी आपके 5.0, यानी लक्षित जो वृद्धि दर थी 5.0। लेकिन जब हमने वास्तव में इस प्रकार की टेक्नोलॉजी जोर दिया, गरीबी निरोधी या गरीबी निवारण के कार्यक्रम चलाए और स्वतंत्र अर्थव्यवस्था पर व्यापक बल दिया, तो वास्तव में हमने पाया कि जो वास्तविक विकास दर है वो बहुत कहीं ज्यादा थी। देखो निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा है 6.1, तो ये सर्वाधिक सफल योजना मानी जाती है। योजना में प्रति व्यक्ति आय में भी 3.6% की दर से वृद्धि हुई। देखो ऐसा नहीं सर नेशनल इनकम बढ़ रही है, नेशनल इनकम तो बढ़ी रही है, साथ में पर कैपिटा इनकम भी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ये एक प्रकार से सफल योजना मानी जाती है, तो ये आप थोड़ा ध्यान देंगे। आगे देखो साहब, अब क्या हुआ कि तीसरा योजना अवकाश आ गया कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद में ये आपका तीसरा योजना अवकाश है। तो तीसरा योजना अवकाश की अवधि पूछी जा सकती है कि इसकी अवधि क्या थी। तो 1990 से 1992 के बीच जो आर्थिक विकास, वो आर्थिक मंदी का दौर चल रहा था, संपूर्ण विश्व में पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी का दौर चल रहा था। उस समय आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण भारत भी ऐसी स्थिति से गुजर रहा था। तो अपने यहाँ पर भी आगामी पंचवर्षीय योजना का निर्माण नहीं किया गया और उस समय फिर से एक बार योजना अवकाश प्रारंभ हो गया और इसको कहा जाता है तीसरा योजना अवकाश। तो ध्यान रहे 1990 और 1992 के मध्य हमारे देश में तीसरा योजनागत अवकाश आया, अर्थात इसमें योजनाओं का निर्माण नहीं हो पाया। लेकिन एक बहुत बड़ा काम हो गया, हमने जो पढ़े ना 1991 के जो आर्थिक सुधार वो इसी योजना अवकाश के अंतर्गत किए गए थे। इस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और अपने देश के जो वित्त मंत्री थे वो आपके मनमोहन सिंह। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव ने मिलकर के एक पीएन ऐसे राव मनमोहन सिंह मॉडल बनाया, जिसके तहत आप एलपीजी जो रिफॉर्म पढ़ेंगे ना वो आपके, या आर्थिक सुधार पढ़ेंगे ना वो आपके 1991 में लागू किए गए थे। तो ये इस घटनाक्रम का महत्वपूर्ण डिसीजन भी रहा था। लेकिन साथ में अपना जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि तीसरा योजना अवकाश की अवधि क्या थी। तो 1990 से 92 इस योजना अवकाश की अवधि थी, इसलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्तर रहेगा। देखो तीसरा योजना अवकाश वर्ष 1990 से 92 के मध्य रहा था। भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था, इस कारण वार्षिक योजना बनाई गई, लेकिन पंचवर्षीय योजना यहाँ पर नहीं बनी थी। पंचवर्षीय योजना नहीं बनी इसलिए इसको योजना अवकाश कहा जाता है। अब देखो 8वीं पंचवर्षीय योजना, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1992 से 1997 के बीच, इस प्रकार याद रखेंगे। अब देखो यहाँ 2-2 साल का डिफरेंस आ गया ना, जैसे अभी हमने पढ़ा कि 1990 से 1992 के बीच में योजना अवकाश रहा, तो अब अगली योजना बन रही है 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड है वो है आपके 1992 से 1997। तो ए इसका आपका राइट आंसर हो जाता है।
8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ये अब उद्देश्य याद रखना है। तो इसमें था मानव संसाधन का विकास करना। 8वीं पंचवर्षीय योजना था, इसका मुख्य उद्देश्य था मानवीय संसाधन का विकास करना। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि इसका जो मुख्य उद्देश्य है थोड़ा अलग हटके था। तो मानव संसाधन का विकास करना है इसका मुख्य उद्देश्य। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। किस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो 1993 में आई थी उसकी शुरुआत हुई थी? हमसे पूछा जा रहा है कि पंचवर्षीय योजना कौन सी थी। तो देखो 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई थी, वो आपके 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत थी। तो इसी योजना का वो हिस्सा हुआ करती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखो इसके महत्वपूर्ण फैक्ट जानकारी है। 8वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं वो देखिए साहब। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक चली थी। 8वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसमें विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर भी जोर दिया था। क्योंकि देखो ये टाइम पीरियड देखो आप 1992 से 1997 हमने इस प्रकार पढ़ा हुआ है कि 73वां संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के तहत 73वें से अपन को पंचायती राजों को और 74वें संविधान संशोधन से नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अब जब ये दोनों को संवैधानिक दर्जा मिल गया था तो इसका ज्यादा इस पर जोर देने के माध्यम शामिल करते हुए तो सरकार का मानना यह था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए, तो ज्यादा से ज्यादा ग्रास रूट लेवल पर विकास होगा, जमीनी स्तर पर विकास होगा। तो ये एक बहुत बड़ा कदम यहाँ पर सरकार का था। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड था साहब ये। 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत एलपीजी रिफॉर्म आए थे। एलपीजी रिफॉर्म मतलब कि आर्थिक सुधार आए थे। तो जो आपके अभी मैं समझा रहा था ना कि राव मनमोहन सिंह मॉडल, उसमें यही था कि 1991 के जो आपके एलपीजी रिफॉर्म है या आर्थिक सुधार है, तो उन आर्थिक सुधारों के आधार पर ये योजना आपको टारगेट की। विश्व में आर्थिक मंदी चल रही थी, इसलिए उस समय तो चल रहा था योजनागत आपका योजना अवकाश चल रहा था। लेकिन बाद में जब योजना आई तो 8वीं पंचवर्षीय योजना लागू की। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही हमने लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण पर जोर दिया। इस प्रकार याद रखें कि हमसे ये पूछा जा सकता है कि एलपीजी रिफॉर्म कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाए थे, तो उसका उत्तर रहेगा आपके 8वीं पंचवर्षीय योजना। अब देखो जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी ना, उसकी जो वृद्धि दर है वो तो है 5.6%, लेकिन जो वास्तविक विकास की दर थी ना वो थी 6.8%। इस प्रकार ये 8वीं पंचवर्षीय योजना एक सफल योजना रही थी। तो इतना याद रखेंगे कि जो निर्धारित जो दर थी ना उससे भी हमने ज्यादा प्राप्त किया है। तो ये एक प्रकार की सफल योजना रही थी। आगे देखो नवीं पंचवर्षीय योजना। नवीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं साहब। नवीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है ना वो थी आपके 1997 से 2002। तो नवीं पंचवर्षीय योजना ये ध्यान रखें तो 1997 से 2002 के बीच में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखो इसके क्या उद्देश्य थे। नवीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास करना। न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास करना ये आपके नवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस पंचवर्षीय योजना ने स्वतंत्रता के बाद से भारत के 50 वर्षों को चिन्हित किया और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व किया? यानी इसका कहने का मतलब यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी की जी सब सरकार थी तो उस समय कौन सी योजना चल रही थी? तो उस समय आपके नवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। तो ये आपका अवधि याद रखें। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासन में ये नवीं पंचवर्षीय योजना हुआ करती थी। अब कब से कब थी साहब? तो नवीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देखिए। नवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 के बीच चली थी। तो इसकी जो लक्षित वृद्धि दर है 6.5% थी, लेकिन वास्तविक जो विकास की दर है ना वो आपके 5.5% रही। अब देखो अब क्या हो रहा था, अब तक तो सभी योजनाओं की जो लक्षित विकास दर थी ना उससे वास्तविक विकास दर या तो बराबर थी या उससे अधिक थी। तो इसका मतलब ये सभी योजनाएं एक सफल योजनाओं की श्रेणी में थी। लेकिन जो नवी योजना थी ना इसमें क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मंदी चल रही थी।
तो अंतरराष्ट्रीय मंदी को देखते हुए अपने जो विकास के जो टारगेट थे, विकास की जो लक्षित दर थी, वो हमको प्राप्त नहीं हो पाई। देखो लक्ष्य क्या थी 6.5%, लेकिन प्राप्त क्या हो रहा है 5.5%। इस प्रकार ये एक असफल योजना रही। मैंने क्लास की शुरुआत में बताया था कि एक तो तीसरी पंचवर्षीय योजना है ना, ये अपने असफल रही थी। एक नवी पंचवर्षीय योजना है ना, ये आपके असफल रही थी। तो असफल योजनाओं के बारे में भी अपन को पता रहना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में पूछे जाते हैं कि कौन कौन सी योजनाएं असफल रही थी। तो ध्यान रहे तीसरी पंचवर्षीय योजना और आपके नवी पंचवर्षीय योजनाएं असफल रही थी। बाकी लगभग सभी योजनाएं आपके पूर्ण रूप से सफल योजनाएं रही थी, इतना आप ध्यान रखें। 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में देखो साहब, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो हमको पता होना चाहिए कि 10वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है 2002 से 2007 के बीच में थी। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि ये रही थी 2002 से 2007 के बीच। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी उत्तर हो गया साहब। अब देखो 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था ना, वो ये था कि एक तो गरीबी को दूर करना और बेरोजगारी को समाप्त करना। अब निश्चित रूप से आप रोजगार के साधन उपलब्ध करा देंगे तो गरीबी और बेरोजगारी दोनों दूर हो जाएंगी। तो यहाँ पर गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना। अब देखो जब आप बेरोजगारी को दूर करेंगे तो निश्चित रूप से आपको रोजगार देना पड़ेगा, और जब रोजगार के साधन उपलब्ध हो जाएंगे तो व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा, व्यक्ति की आमदनी बढ़ जाएगी। इस प्रकार भारत सरकार का निर्णय था कि हम आने वाले अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करेंगे। तो ये एक प्रकार से टारगेट रखा था। मोदी जी की सरकार के द्वारा भी इस प्रकार रखा कि हम 2022 तक किसानों की आय को दुगना करेंगे। तो ये उस समय जब नीति आयोग का गठन किया था, तो नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। तो 2015 को आगामी 7 सालों का जो एजेंडा तैयार कर रहे थे, उसमें यह था बकायदा कि 2022 तक देश के सभी किसानों की आय हम दुगनी करेंगे, दोगुनी करेंगे। सभी किसानों की आय बढ़कर के दुगनी हो जाएगी। इस प्रकार सरकार आगामी 10 सालों के 15 सालों के तो एक प्रकार का विजन टारगेट से करती है। तो इसमें भी जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है ना, यहाँ पर एक प्रकार का विजन टारगेट था कि अगले बार या अगले 10 सालों में प्रति व्यक्ति आय दुगनी होगी। तो ध्यान रहे इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी उत्तर रहेगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना है, इसके अन्य महत्वपूर्ण था। ध्यान से सुनो, 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक चली। अब ये जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसमें प्रति वर्ष 8% जीडीपी विकास दर का लक्ष्य रखा गया था कि हमको हर साल 8% ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्शन यानी कि विकास की दर बनाकर रखनी है। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य था और ये इसका टारगेट था। आगे देखो, इसका उद्देश्य गरीबी को 50% तक कम करना। यानी जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसका उद्देश्य क्या था कि 50% तक गरीबी को कम करना और 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना, यानी कि रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। इसके साथ इसका जो क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने का भी मुख्य उद्देश्य रखा हुआ था। तो ये इनके बेसिकली उद्देश्य थे। क्या क्या था? एक उद्देश्य तो अभी अपन ने पढ़ा कि देखो ध्यान से, 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो आपका जीडीपी की विकास दर है ना, वो आपके 8%। तो 8% तो आपके जीडीपी की विकास दर थी, एक बात। दूसरी बात क्या थी कि गरीबी को 50% तक कम करना, एक उद्देश्य। तीसरा उद्देश्य 80 मिलियन लोगों के बीच में रोजगार का सृजन करना और बढ़ रही क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना। तो इस प्रकार इस योजना के काफी अच्छे उद्देश्य रहे थे। अब क्या हुआ, इसने वर्ष 2007 तक शिक्षा और मजदूरी दरों के क्षेत्र में तो लैंगिक अंतराल को कम करने में पर भी जोर दिया था कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में या जहां पर मजदूरी होती है, वहां उन क्षेत्रों में लैंगिक अंतराल को कम करने पर भी जोर दिया जाता है कि महिला और पुरुष को समान अधिकार मिलेगा। समान अधिकार मिलेंगे अर्थात वो अवसर जो पुरुषों को, जो बच्चों को मिलते हैं, वैसे ही महिलाओं को या बालिकाओं को भी मिलेंगे। साथ ही समान वेतन और समान कार्य के आधार पर महिलाओं को जो मजदूरी दर है ना, वो भी आपको बराबर रखनी पड़ेगी, जिससे कि उसका जो रोजगार सृजन का अधिकार है, रोजगार प्राप्ति का अधिकार है, उसकी आय भी उतनी हो। जितनी आय पर कैपिटा इनकम किसी मेल की यानी पुरुष की होती हो, ठीक ऐसे ही पर कैपिटा इनकम फीमेल पर्सन की या मैं कहूं कि महिला की भी होनी चाहिए। तो ये सरकार का
उद्देश्य था, इसलिए लैंगिक अंतराल को कम करने पर यहाँ पर भी जोर दिया गया था। अब है आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना। देखो भाई 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछते हैं, तो ये अवधि क्या है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है वर्ष 2007 से 2012 तक। तो ये आपका प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना चली थी वर्ष 2007 से 2012 तक। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो सब 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य है ना वो क्या है कि इसका जो उद्देश्य है वो तीव्रतम समावेशी विकास करना। तीव्रतम यानी बहुत ही फास्ट और इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना। तो फास्ट एंड इंक्लूसिव यानी समावेशी विकास करना इसका 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी उत्तर हो गया। अब देखो किस पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया और उसे वर्ष 2010 में लागू किया गया। हमको खूब याद है कि अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा अधिनियम जो आपके लागू किया गया था, तो उसमें क्या राइट टू एजुकेशन था। तो शिक्षा का जो अधिकार प्रदान किया है तो वो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, जिसको आप राइट टू एजुकेशन कहते हैं। ये पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। अब उस समय जब ये लागू हुआ था ना तो योजना चल रही थी 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि जो आपका राइट टू एजुकेशन है, जो शिक्षा का जो अधिकार है आर्टिकल 21A के तहत, वो आपके कब लागू हुआ? तो देखो उस अधिनियम को प्रस्तुत किया गया वर्ष 2010 में लागू किया गया। तो उस समय योजना चल रही थी 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर। अब 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ की गई महत्वपूर्ण कुछ योजना है, वो कौन कौन सी थी वो देखो साहब। तो देखो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2007। तो 2007 से और 2012 के बीच में योजना चल रही थी 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो 7 से और 12 तक की जो महत्वपूर्ण योजना है वो इसमें दी गई है। अब वो योजना कौन कौन सी है वो आपको पहचाननी है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2007 इसी के अंतर्गत चल रही थी। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008 ये भी इसी समय चला हुआ था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना 2009 ये भी इसी चरण के अंतर्गत था। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 तथा राजीव आवास योजना, कौन सी आवास योजना? ये हम पढ़ रहे हैं साहब, राजीव आवास योजना। तो ध्यान रहे इस प्रकार की जो सारी योजनाओं का समय उसी कालखंड उसी ड्यूरेशन में है। तो एक तो ये राजीव आवास योजना, तो राष्ट्रीय आजीविका योजना ये भी चल रही थी। तो 2007 से, यानी कि हम क्या क्या याद रख रहे हैं कि एक तो कंडीशन याद रखेंगे 2007 वाली कि 2007 से और 2012 के बीच में जो योजना चल रही थी वो सब इसी का हिस्सा थी। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर, यानी कि उपरोक्त सभी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाता है। आप देखो 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, क्या फैक्ट इंपोर्टेंट है देखिए साहब। 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक चली। 11वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा सी रंगनाथन साजन साहब ने रखी। जो आपके रिजर्व बैंक के गवर्नर बने ना सी रंगराजन, तो वो आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना को तैयार करने वाले प्रमुख व्यक्ति थे। इसमें वर्ष 2009 तक के सभी स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर बल दिया गया। यहाँ ये टारगेट रखा गया कि 2009 तक सभी भारत के नागरिकों को स्वच्छ पेयजल, पीने योग्य स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जाए, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसकी विकास की दर थी 9%, लेकिन वास्तविक विकास की दर थी 8%। यानी जिस समय योजना को बनाया गया था उन 5 सालों में अपन ने टारगेट सेट किया कि भाई 9% इसको अचीवमेंट करना है, लेकिन जो वास्तविक विकास दर रखी गई वो थी 8%। अब आती है आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो आपकी अंतिम योजना थी उसकी अवधि क्या थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो आपके वर्ष 2012 से 2017 तक रही। तो ये भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना या अंतिम पंचवर्षीय योजना है जो कब से कब चली? ये चली वर्ष 2012 से 2017 तक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी उत्तर रहेगा। अब देखो क्या होता है, हुआ ये कि 2015 में 1 जनवरी 2015 से एक नए आयोग का गठन कर दिया। योजना आयोग के स्थान पर भारत में अब नीति आयोग की स्थापना हो गई। अब जो काम योजनाएं बनाने की जिम्मेदारी पहले योजना आयोग को थी वो अब नीति आयोग करने लगा। तो नीति आयोग के जो विजन डॉक्यूमेंट है या आगामी जो
विजन रखना है तो वो ऐसे 5 सालों के लिए प्रोग्राम फिक्स नहीं थे। उन्होंने बड़े बड़े जो विजन रखे, जैसे किसी क्षेत्र पर 7 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया, किसी क्षेत्र के डेवलपमेंट में 15 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया, किसी क्षेत्र में 20 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। और तो और कभी कभी तो इस प्रकार के भाषण सुनते हैं कि वर्ष 2047 तक हम भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनाएंगे। इसका मतलब अब दूरगामी जो परिणाम है उस पर ध्यान दिया जा रहा है। तो प्रत्येक 5 वर्ष में क्या वो कुछ होगा, इस पर जोर देने का है। हमने ये टारगेट किया कि आगामी भविष्य में हम भारत को कहां देखना चाहते हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था किस मुकाम पर देखना चाहते हैं, इस पर फोकस किया जा रहा है। तो ये टारगेट किसका है? ये टारगेट है नीति आयोग का। तो इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 से। ये थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। तो योजना आयोग ने जो 12 योजनाएं बनाई थी, तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना थी आपकी, लास्ट और अंतिम पंचवर्षीय योजना। तो इसका समय था 2012 से 2017। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपके ऑप्शन सी होता है। अब देखो 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य यही था, तीव्र, समावेशी और सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये इसका सबसे बेहद इंपॉर्टेंट जो आपका उद्देश्य था वो यहाँ पर ये रखा गया था कि भारत में विकास की दर तीव्र हो, समावेशी हो यानी सभी का विकास हो, और सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, विकास ऐसा हो कि आगामी पीढ़ियों के लिए भी वो उपयोगी साबित हो, इसको कहते हैं सतत विकास। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपके ऑप्शन बी रहेगा साहब। अब 12वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देखो। इसमें क्या था कि 12वीं पंचवर्षीय योजना है ना, वो 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चली। इसका उद्देश्य था कि स्कूल में प्रवेश के संदर्भ में जो लैंगिक और सामाजिक अंतराल है उसको दूर करना तथा उच्च शिक्षा तक पहुंच में सुधार लाना। यानी कि जो हायर एजुकेशन में शिक्षा से जो दूर रह रहे हैं उस उचित शिक्षा को प्रलब्ध कराना। तो ये इसका मूल उद्देश्य था। उद्देश्य क्या था कि स्कूलों में प्रवेश के संदर्भ में जो बढ़ रहे लैंगिक और सामाजिक अंतराल है उसको दूर करना और हायर एजुकेशन में यानी उच्च शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना। इसके अलावा हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर तक हरित क्षेत्र का विकास करना है, हरित क्षेत्र को बढ़ाना। यानी उद्देश्य क्या है? हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर हरित क्षेत्र को बढ़ाएंगे और गैर कृषि क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर सृजित करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना और गैर कृषि क्षेत्र में नए अवसर सृजित करना भी इसका उद्देश्य था। लक्षित जो वृद्धि दर है वो 9% थी, लेकिन वर्ष 2012 में इसे राष्ट्रीय विकास परिषद ने 12वीं योजना के लिए जो लास्ट की जो अंतिम योजना थी उसके लिए 8% वृद्धि दर को मंजूरी दे दी। इस प्रकार ये इसकी वृद्धि दर थी। हमने आपकी सहूलियत के लिए आपकी एग्जाम में तैयारी को देखते हुए या आपने ये टॉपिक ये पूरी क्लास ध्यान से सुनी या नहीं है, इसके लिए एक टेस्ट आयोजित कर रखा है। इसमें अपन को 2 प्रश्न पूछ रखे हैं, तो आप इसका राइट आंसर दें कि पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। एक तो ये प्रश्न का आपको जवाब देना है। एक अगला प्रश्न क्या है कि किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि विकास दर सर्वाधिक रही थी। तो ये 2 आपके लिए प्रश्न यहाँ पर फॉर्मेट किए गए हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। हालांकि क्लास बड़ी लंबी थी और यदि आप यहाँ तक देखने पर इतना धैर्य आप रख चुके हैं, यदि आप यहाँ पर देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि क्लास लंबी थी, बेहद इंपॉर्टेंट थी। यदि आपने यहाँ तक उस पूरी क्लास को सुना है तो मैं गारंटी देता हूँ कि इस टॉपिक से जितने भी रिलेटेड प्रश्न थे वो आप एग्जाम में जरूर हल करेंगे। क्योंकि इसमें एक तो क्या पता है योजना की अवधि क्या है, दूसरा क्या पूछा गया है कि योजना का उद्देश्य क्या है, तीसरा कोई विशिष्ट यदि विकास की दर याद रहती है तो ठीक है, नहीं तो योजना सफल रही असफल रही, तो ये आधार पर आप पूरे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। एक बात मैंने क्लास के प्रारंभ में भी ये बता दिया कि क्लास लंबी चलने वाली है, तो आप बीच में इसको पॉज करके यानी रोक करके आगे आप कंटिन्यू क्लास कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आई होगी। और यदि आज हमारे चैनल पर आप नए जुड़े हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें इसी प्रकार की आगामी
भर्ती परीक्षाओं से जुड़े अलग अलग टॉपिकों के साथ हम क्लास लाने वाले हैं। अब हमारी जो अगली नेक्स्ट क्लास आएगी वो नीति आयोग के बारे में भी एक क्लास बना रहे हैं कि नीति आयोग के बारे में हम भारत सरकार की कितनी कितनी योजनाएं नीति आयोग के द्वारा इम्प्लीमेंट हो चुकी है उन पर विचार करेंगे, क्योंकि सभी योजनाएं आर्थिक विकास और समृद्धि में भागीदारी सुनिश्चित करती हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे लेता हूं विदा। तो उम्मीद है आप अच्छे से रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें। थैंक यू।